साल 2004 दो उपचुनाव हुए, एक पर भाजपा और एक पर कांग्रेस की जीत। साल 2006 तीन उपचुनाव हुए, तीनों सीटों पर भाजपा की जीत। साल 2007 चार उपचुनाव हुए, एक पर भाजपा, दो पर कांग्रेस और एक पर सपा की जीत। साल 2009 दो उपचुनाव हुए, एक पर भाजपा, एक पर कांग्रेस की जीत। साल 2011 तीन उपचुनाव हुए, तीनों सीटों पर भाजपा की जीत। साल 2012 एक उपचुनाव हुआ, भाजपा ने जीत हासिल की। साल 2014 चार उपचुनाव हुए, तीन पर भाजपा, एक पर कांग्रेस जीती। साल 2015 तीन उपचुनाव हुए, दो पर भाजपा ने बाजी मारी, एक पर कांग्रेस। साल 2016 तीन उपचुनाव हुए, तीनों पर भाजपा को जीत मिली। 12 सालों में 25 सीटों पर उपचुनाव हुए, जिनमें 18 पर भाजपा, 6 पर कांग्रेस, एक पर समाजवादी पार्टी जीती। यह उपचुनाव से जुड़ा वो आंकड़ा जो पिछले करीब 12 सालों की हकीकत को सीधे तौर पर बयां कर रहा है। आलम यह है कि इन चुनावों में भाजपा की जीत का प्रतिशत करीब 75 है। वहीं बात यदि कांग्रेस की करें तो वो कुल 25% सीटें ही अपने नाम कर पाई। पुराना आंकड़ा ये बात साफ तौर पर सामने लाता है कि उपचुनाव में सत्तारूढ़ भाजपा हमेशा कांग्रेस पर भारी रही है। हालांकि ये बात अलग है कि कांग्रेस समय समय पर राज्य सरकार पर सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग का आरोप लगाती रही है और भाजपा इसे कांग्रेस की हार का बहाना बताने से नहीं चूकती। और प्रदेश में होने जा रहे बांधवगढ़ और अटेर विधानसभा उपचुनाव में भी इस मसले को लेकर खड़ा हुआ सियासी संग्राम भी साफ तौर पर देखा जा रहा है। एक पुस्तक के नाम पे बड़ा भारी बवाल विधानसभा में हुआ, जो ट्राइबल लोगों के बारे में बड़ी बड़ी बातें, खराब बातें पुस्तक में लिखी हैं, जिससे आदिवासी समाज में बड़ा आक्रोश है। जो वन अधिकार नियम 2005 जो कानून था केंद्र सरकार का, उसमें ही बड़ी विसंगतियां हुई हैं। आज भी उन लोगों को अपना हक नहीं मिला है। सरकार बातें जरूर बड़ी बड़ी करती रही है, लेकिन उनकी पूर्ति नहीं हो पाई है। तो आप देखेंगे कि बांधवगढ़ भी कांग्रेस पार्टी की झोली में जाएगा। अटेर हो या बांधवगढ़, दोनों जगह की जनता माननीय नरेंद्र मोदी और माननीय शिवराज जी के कामों के ऊपर मोहर लगाने के लिए तैयार है। जो गलती अटेर की जनता ने 2013 के चुनावों में की थी, उसको सुधारने के लिए तैयार है। इस बार भारी बहुमत से अरविंद भदौरिया वहां पर जीतेंगे। और बांधवगढ़ का तो इतिहास ही है, चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो, लगातार ज्ञान सिंह जी हमारे वहाँ बड़े नेता हैं, शिवनारायण सिंह वहाँ पे बढ़िया 50,000 से ज्यादा वोटों से जीते। किसी भी क्षेत्र या राज्य विशेष में होने वाले उपचुनाव हर बार विवाद और बहस की वजह बनते रहते हैं और इस बहस की वजह संबंधित इतिहास को सीधे तौर पर माना जा सकता है, जहां सत्ता पक्ष हमेशा से ही विपक्ष पर हावी रहा है। संभव है कि इस इतिहास की छाप बांधवगढ़ और अटेर विधानसभा उपचुनाव में भी देखने को मिले। हालांकि ये बात अलग है कि कांग्रेस इस इतिहास को बदलने के लिए पूरे जोर शोर से मैदान में उतरी है। ऐसे में अब देखना ये होगा कि आगामी चुनाव के नतीजे इस इतिहास में किस तरह का बदलाव लेकर आते हैं। IND 24 के लिए विवेक पटैया की रिपोर्ट। नमस्कार, IND एजेंडा में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। हम विषय पर विस्तार से चर्चा करें उसके पहले एक नजर डालते हैं एजेंडा पॉइंट्स पर। क्या एक बार फिर इतिहास दोहराते हुए मौजूदा उपचुनाव सत्तारूढ़ भाजपा जीतेगी? या इतिहास के उलट इस बार कांग्रेस अपना परचम फहराएगी? क्या कांग्रेस के मुताबिक उपचुनाव में प्रशासनिक मशीनरी का दुरुपयोग करती है सरकार? क्या उपचुनाव में मतदाता सत्तारूढ़ पार्टी के प्रति आकर्षित होता है? तो मामला उपचुनाव का है और अक्सर जो पार्टी सत्ता में होती है वो उपचुनाव जीतती है, लेकिन पिछले 12 सालों का इतिहास हम देखें तो बीजेपी ने इस परंपरा को बना के रखा है। कह सकते हैं कि 25 उपचुनाव हुए और उन उपचुनावों में 18 पर बीजेपी जीती और 6 पर कांग्रेस, यानी कह सकते हैं कि जीत का जो अंतर है वो 3 गुना है। और इस मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में 3 मेहमान मौजूद हैं। वरिष्ठ पत्रकार मिश्रा जी, प्रभु मिश्रा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक शैलेंद्र प्रधान जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और भोपाल की पूर्व महापौर और कांग्रेस की प्रवक्ता, वरिष्ठ नेता, महिला नेता प्रभा पटेल जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं शैलेंद्र प्रधान जी आपसे पूछना चाहूँगा
आपकी पार्टी सरकार में है और जो चुनाव के आंकड़े बताते हैं उसमें आपका अपर हैंड है, लेकिन हमेशा कांग्रेस दावे करती है कि इस बार हम आपको हरा के बताएंगे, इस बार हरा के बताएंगे। तो उनके पास 6 चुनाव तो हैं जो उन्होंने उपचुनाव जीते हैं। आपको लगता है कि ये 2 उपचुनाव है ये 7वें और 8वें हो सकते हैं कांग्रेस के लिए, या बीजेपी अपनी परंपरा को बना के चलेगी? लेकिन चर्चा में मैं एक चीज़ जोड़ना चाहता हूँ कि बीजेपी अति विश्वास में, जब हम बाइट सुन रहे थे तो जो भाजपा के लीडर हैं उनका कहना था कि हम बांधवगढ़ चुनाव 50,000 से जीतेंगे बहुत आराम से, जबकि रिकॉर्ड ये बता रहा है कि अभी जो शेड्यूल उपचुनाव हुआ था संसदीय, वहाँ बीजेपी 60,000 के आसपास चुनाव जीती है। तो लोकसभा आप जीते हैं 60,000 के, और विधानसभा का उपचुनाव आप कह रहे हैं कि हम 50,000 जीतेंगे। तो ये भाजपा की का अति विश्वास है या इतना विश्वास है कि उनको मालूम है कि फिगर 50,000 से कम का नहीं होगा? ये भी आप अपनी बातचीत में इसका भी उल्लेख करें। देखिए, ज्ञान सिंह जी उस क्षेत्र के पॉपुलर लीडर हैं और वो इसके पहले वहाँ से विधायक थे, मंत्री थे, वहाँ के नागरिकों की सुख दुख में शामिल रहते हैं, और ये चुनाव उनके लिए प्रतिष्ठा का चुनाव है। उनका पुत्र लड़ रहा है, शिव नारायण सिंह। मुझे ऐसा लगता है जो हमारे भाजपा के नेता का बयान था उसमें कहीं कोई कोताही की उम्मीद नहीं है। निश्चित ही वो गए और उनका जो आकलन है उससे मैं सहमत हूँ। और आप ऑन कैमरा असहमत हो भी नहीं सकते, लेकिन हमारा सिर्फ इतना था कि संसदीय सीट आपने जीती है 60,000 से, और बांधवगढ़ के लिए पार्टी दावा करे कि हम 50,000 से जीत जाएंगे बड़े आराम से। आप कह सकते हैं कि आप उनसे सहमत हैं, लेकिन लगता है कि आप सिर्फ 10,000 का अंतर आएगा बाकी 6 विधानसभा सीटें छोड़ने के बाद भी। नहीं, देखिए, बांधवगढ़ हमारी अच्छी सीट है जी, और उपचुनाव में पोलिंग भी ज़्यादा होती है, और जो लोकसभा में चलिए हम इसमें आपको ज्यादा नहीं घेरना चाहेंगे, आप इस पर ना भी बोले, लेकिन आप ये बताएं कि कांग्रेस क्या जो 6 विधानसभा के चुनाव से जीते हैं पिछले 12 सालों में, क्या ये 7 और 8 की संख्या तक पहुंच सकते हैं? आप किस पर टिप्पणी? मैं इस पर सहमत नहीं हूँ, क्योंकि एक चुनाव ऐसा भी है जहां कांग्रेस को सहानुभूति के वोट भी मिलेंगे। अटेर की जहां तक हम बात करें, वहां से अटेर का एक परंपरा है कि एक बार वहाँ ठाकुर जीतता है, एक बार ब्राह्मण जीत। लेकिन ये उपचुनाव है और दिवंगत नेता के उसमें हो रहा है, तो ये परंपरा को उसमें हम नहीं जोड़ सकते। चलिए मैं लौटता हूं आपके पास। विभा जी, सीधी सी बात जो हम प्रधान जी से करते हैं वही सवाल आपसे है कि कांग्रेस 12 सालों में 25 उपचुनाव लड़ती है और 6 जीत पाती है। क्या ये फिगर जो 6 का आंकड़ा है वो 7 और 8 तक पहुंचेगा? कम से कम 7 की उम्मीद तो कर सकते हैं, क्योंकि अटेर में आपके दिवंगत नेता के पक्ष में सहानुभूति का वोट आ सकता है, क्योंकि वहां भी उनके पुत्र मैदान में हैं कटार जी के। आपकी राय? देखिए राघवन जी, जो माननीय शैलेंद्र प्रधान जी बात कह रहे हैं, निश्चित तौर से उन्हें वही बात कहनी भी चाहिए, लेकिन मैं बांधवगढ़ सीट से बात करूंगी। जो इन्होंने बात की कि वो वहाँ ज्ञान सिंह जी वहाँ के लोकप्रिय नेता हैं, मैं ये बताना चाहती हूँ कि कल तक जो भारतीय जनता पार्टी वंशवाद की छाती पीटती थी, वो आज खुद ज्ञान सिंह इस बात पर अड़े रहे कि जब तक उनके बेटे को प्रत्याशी नहीं बनाया जाएगा वो मंत्री पद से उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया, क्योंकि उन्हें इस बात का डर था कि उन्हें सांसद तो बना दिया गया है, लेकिन यदि उन्होंने मंत्री पद छोड़ा तो उनके बेटे का प्रत्याशी बनना नामुमकिन हो जाएगा। और उन्होंने जो दबाव भारतीय जनता पार्टी में उन्होंने आंतरिक तौर पर क्रिएट किया, उसका परिणाम हुआ कि उनके बेटे को वहां से प्रत्याशी बनाया गया है। और यदि आप बांधवगढ़ जाकर देखें या वहां पर जो भी आपके वहां पे संवाददाता होंगे उनसे बात करें, तो बांधवगढ़ में इस बात की खासी चर्चा है और जनता इस बात को समझ रही है कि केवल दबाव बना देने से एक कोई लोकप्रिय प्रत्याशी नहीं हो जाता, या चुनाव जीतने के लिए केवल दबाव बना देना ही काफी नहीं हो सकता। निश्चित तौर से प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो इसलिए उनका अपर हैंड हो सकता है, लेकिन यदि वहां पर आप यथार्थ में देखें तो हम लोग जो लोकसभा चुनाव हुआ उसमें बांधवगढ़ में हम लोग लगभग जीते हैं। तो ये जो चुनाव है, इसे ये आप बिल्कुल नहीं कह सकते कि बांधवगढ़ में कांग्रेस हारने वाली है। और दूसरी बात ये है कि अटेर की जो आप बात कर रहे हैं, अटेर निश्चित तौर से कांग्रेस की एक ऐसी सीट है जहां पर हमारे नेता प्रतिपक्ष रहे थे और स्वर्गीय कटारे जी के निधन के बाद वो वहां पे उनके बेटे को प्रत्याशी बनाया गया है। तो वहां पर जो सहानुभूति तो अपनी जगह है, लेकिन कटारे जी ने जो वहां पर काम किए हैं और कटारे जी वहां से लगातार विधायक रहे हैं और इस बार भी
वो खासे अंतर से वहां से जीते थे। तो मुझे पूरा विश्वास है कि दोनों सीटें कांग्रेस जीतेगी। प्रभु जी, दोनों पार्टी के नेताओं ने अपनी अपनी पार्टी की मर्यादाओं के बीच में रहकर बात की है। हम इससे अलग की अपेक्षा कर भी नहीं रहे थे, लेकिन आपसे उम्मीद करते हैं कि आप कम से कम वो सच बताएं जो चाहे भाजपा के लिए कड़वा लगे या कांग्रेस के लिए, ताकि दर्शक ये देख सके कि सच क्या होने वाला है। नहीं, इसमें दो चीज़ें हैं। जैसे अभी विभा पाटिल जी बोल रही थी, कांग्रेस की वरिष्ठ नेत्री हैं, इन्होंने एक चीज़ सही बोली है कि वहाँ ज्ञान सिंह जी की स्थिति इस मामले में थोड़ी खराब हुई है कि उन्होंने वो अड़ गए थे और संगठन को भी पता था ये चीज़ और सरकार को भी पता थी, पर वहाँ इतनी भी खराब नहीं है कि ज्ञान सिंह जी वहाँ डिफीट खा जाए। उनकी स्थिति चूंकि वो लेकिन इतनी अच्छी भी नहीं है कि वो 50,000 से जीत इतने तो नहीं जीत सकते, पर हाँ ये तय है जी कि ये ऐसा लग रहा है कि वो सीट बीजेपी की झोली में चली जाएगी। अब जैसे कांग्रेस की वजह से कहा गया कि वहां वंशवाद है, तो क्या अटेर वंशवाद नहीं है भाई? यदि वहां कांग्रेस के लिए वंशवाद कोई मुद्दा ही नहीं रहा, ये तो बीजेपी चूंकि इस मुद्दे को बनाती थी तो वो उठा लिया। हाँ, अब चूंकि बीजेपी के लिए समय खुशी का माहौल चल रहा है, चारों तरफ बीजेपी के लिए खुशियां हैं, ठीक है, पर मुझे ऐसा लगता है कि अटेर विधानसभा क्षेत्र जो है वो वहां बीजेपी डिफीट खा सकती है। वहां कांग्रेस का पड़ला, जैसे आपने बताया, सिंपैथी वोट से भारी है। सिंपैथी वोट से भारी है, वो एक हो सकता है, चीज हो सकती है। दूसरा बिंदु जो बोला विभा पटेल जी ने कि कटारी जी ने वहां काम कराए हैं। तीसरा ये भी है कि जो कांग्रेस का प्रत्याशी है वो वहां के लिए भी नया है, उसके गुण भी नहीं लोगों को मालूम, उसके दोष भी नहीं लोगों को मालूम, नया चेहरा है, तो जनता उसे भरोसा कर सकती है। दूसरा हम बात करें अरविंद भदौरिया की, तो अरविंद भदौरिया के लोगों को गुण भी मालूम है, लोगों को दोष भी मालूम है, संगठन को मालूम है वो कितने अच्छे संगठन में काम करते हैं, अच्छा उनका क्षेत्र है, कैसे वो वहाँ पब्लिक के बीच में जाते हैं, वहाँ उनका क्या व्यवहार है। इस तरीके से मुझे ऐसा लगता है कि अटेर तो बीजेपी को जाना चाहिए, सॉरी कांग्रेस को जाना चाहिए। वहाँ हेमंत कटारे का पड़ला मुझे भाई दिखता है। और रहा सवाल इधर का ज्ञान सिंह जी के बेटे का, ये तो 13 तारीख को तय होगा। हाँ, 13 तारीख को तय होगा। अभी तो हम अनुमानों की बात कर रहे हैं, अनुमान को घोड़ा दौड़ा रहे हैं, लेकिन जहां तक बात है कि बीजेपी के जो लीडर है वो कह रहे हैं कि 50,000, तो वो कहीं ना कहीं अति विश्वास है। इसका मतलब कि उनको या तो सब चीजें पता है, लेकिन वो जनता के सामने इसका जिस तरह से उन्होंने उसका उल्लेख किया है वो कहीं ना कहीं उनके विश्वास। इस चुनाव में एक नया प्रयोग भी हो रहा है, मतदाता ये भी देख सकेंगे कि उन्होंने उनका वोट सही जगह गया या नहीं गया। जैसे यूपी चुनाव में सवाल हुआ था, तो पहला मौका है जब एमपी में दोहराया जा रहा है, अटेर में और बानागढ़ में। प्रधान जी, अटेर का मामला आपके लिए थोड़ा मुश्किल भरा हो सकता है, हालांकि सरकार जिनकी होती है लोग ये कहकर सोचकर वोट डालते हैं कि भाई अब अगर यहाँ से कांग्रेस या किसी प्रतिपक्ष को जिताएंगे तो फायदा क्या होने वाला है, लेकिन सहानुभूति की काट आपके पास नहीं है। क्या लगता है कि जो आपके प्रत्याशी पहली बार हार गए थे, मैंने पहली बार तो नहीं थे, उनकी हार की सहानुभूति आप लेना चाहते हैं? आपने नया प्रत्याशी इसलिए नहीं उतारा क्योंकि लोग कहेंगे कि भाई पिछली बार ही हार गए थे, इस बार इनको जिता दें, तो दोनों जगह मामला सहानुभूति का लग रहा है। देखिए, अरविंद भदौरिया जी वहाँ के जीवंत कार्यकर्ता हैं, उनका वहाँ जीवंत संपर्क है। ये जो कटारे जी के पुत्र हैं वो भोपाल में रहते थे, भोपाल में व्यवसाय करते थे, तो मुझे ऐसा लगता है भारतीय जनता पार्टी का बूथ स्तर की तैयारी रहती है। यहाँ वातावरण तो अपनी जगह पर, कार्यकर्ता बूथ स्तर पर मेहनत करता है, इसलिए मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की जीत में कार्यकर्ता का अंश ज़्यादा होता है, नेता का अंश थोड़ा कम होता है, और सरकार का अंश भी रहेगा। थोड़ी सी इस बात, आपकी इस बात को बीच में काटना चाह रहा था कि अब बीजेपी भी इवेंट की पार्टी हो गई है, वहाँ इवेंट मैनेजर बहुत सारे हो गए हैं और सारे लोग इवेंट पर काम करते हैं, तो कार्यकर्ताओं का जो मामला आज से 12 बरस पहले था उसमें गिरावट आई है। इस बात से बहुत हद तक मिश्रा जी भी सहमत होंगे कि जो आप कार्यकर्ताओं की दम की बात करते हैं, अब वो कार्यकर्ता वो नहीं बचा आपका जो 2003 के आसपास था, उसमें गिरावट तो आई है। नहीं, देखिए, ये आपका आंकलन जो आप बतला रहे हैं उससे मैं सहमत नहीं हूँ। हमारा कार्यकर्ता नहीं, हम लोग अपने मन से नहीं बता रहा, जो चीज़ हमको फीडबैक मिलता है, हो सकता है फिर वही बात मैं कहूँगा आपसे कि आप चूंकि पार्टी की मर्यादा की बात उसमें रहकर बात करेंगे, लेकिन ये बात पार्टी के अंदर खानों से पता चलती है कि जो कार्यकर्ता खांटी कार्यकर्ता है वो कहीं ना कहीं 2003 के बाद से अब तक अलग थलग हुआ है, और उस वजह से जो आपका ताकत थी, जो वोट, जो मैनेजमेंट था वो कमजोर हुआ और पूरा इवेंट पर शिफ्ट हो गया है। देखिए, अगर वहाँ पे हमारा विधायक हारता है तो कार्यकर्ता और मजबूत हो जाता है, मतलब क्योंकि वहाँ हम हार गए। तो कांग्रेस के लिए अच्छी बात है कि अगर बीजेपी को और मजबूत करना तो कांग्रेस वहाँ जीते। नहीं, मेरा मतलब पिछले चुनाव में अरविंद भदौरिया जी हार गए थे, इसलिए अब की बार उन्होंने पूरा 3 सवा 3 साल। ये रूटीन चुनाव नहीं है, असल में ये चुनाव है
दिवंगत नेता के बाद और उनके नहीं, परिवार वो से चूंकि खड़ा हुआ सहानुभूति है, का एक पहलू तो इसलिए है। हम उस पर, वो रूटीन चुनाव होता तो हम आपकी बात मान सकते थे, लेकिन ये पूरा मामला सहानुभूति का है और कटारे जी वहाँ अच्छे लीडर माने जाते थे, इसलिए कह सकते हैं कि लोग कहें कि भाई उनके पुत्र को इस बार वोट दिया जाए, क्योंकि आम आदमी इसी तरह के वोट कई बार कर देता है। विभा जी, आपको लगता है कि जो सहानुभूति की बात सब लोग कर रहे हैं, लेकिन वो सहानुभूति की बात भाजपा के साथ भी है। अरविंद भदौरिया पिछला चुनाव हार चुके थे, अब सरकार चूंकि उनकी है, लोग कह सकते हैं कि चूंकि सरकार भदौरिया की पार्टी की है, बीजेपी की है, तो इस बार इनको जिताएं ताकि इस क्षेत्र का विकास हो सके और बड़े सारे मुद्दों पर यह मुद्दा हावी रहेगा। देखिए, इस बात से तो बिल्कुल कोई इनकार ही नहीं है कि इस प्रदेश में उनकी सरकार है और इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलता है। लेकिन और हमने पिछले चुनाव में भी देखा कि इनके मंत्री खुलेआम जिस तरह से कहते रहे कि यदि विकास कराना चाहते हैं तो भारतीय जनता पार्टी को आपको वोट देना है, और कहा, हर तरीके से उन्होंने इस बात का इस्तेमाल किया। हम लोगों ने ये बात चुनाव आयोग में भी कही थी और बार बार हमने इस बात को कहा। लेकिन फिर भी यदि आप देखें तो जब कटारे जी अस्वस्थ थे, उस वक्त हेमंत कटारे जी ने वहां पे क्षेत्र में काम संभाला, वो वहां पर सक्रिय रहे और लगातार वहां आते जाते भी रहे, तो जनता को ऐसा नहीं है कि वे उन्हें जानते नहीं हैं। दूसरी ओर जो भदौरिया जी हैं, एक तो वो अपने स्वयं के टिकट के लिए बहुत संघर्ष करते रहे उनके ही दल में, और जैसा कि प्रभु मिश्रा जी ने कहा कि जनता जानती है कि उनका स्वभाव कैसा है, वो किस तरह से काम करते हैं। तो निश्चित तौर से जिस तरह से पिछले चुनाव में जनता ने उनके और कटारे जी के बीच में कटारे जी को चुना था, एक बार फिर से उनके और कटारे जी के बेटे के बीच में कटारे जी के बेटे को जनता चुनने वाली है। और आप बांधवगढ़ की जो बात कर रहे हैं, वहां पर जो हमारा प्रत्याशी है सावित्री जी, वो जिला पंचायत की सदस्य हैं और पहली बार नहीं है, वो लगातार दूसरी बार सदस्य वहां रही हैं और पहले अध्यक्ष भी रही हैं जिला पंचायत की, तो वो भी नया चेहरा नहीं है। और निश्चित तौर से एक सक्रिय महिला होने के नाते वहां पर जनता का के जो स्वभाव है वोट डालने का, उसका उन्हें लाभ मिलेगा और वो अपनी बात वहां पर रखेंगे। जी आप कहिए कुछ। मेरा ये मानना है कि जनता, ये जो उपचुनाव होते हैं, कहीं ना कहीं जो शासन में दल होता है उससे प्रभावित तो होती है, लेकिन जनता इस बात का भी आकलन कर चुकी है कि इन 2.5 वर्षों में आज जो प्रदेश की स्थितियां हैं वो किस तरह की हैं, क्योंकि बागडोर इनके हाथ में है। तो निश्चित तौर से जनता की ये अपेक्षा भी है कि जब इन सारे कामों को आप नहीं कर पाए हैं, आज प्रदेश का वातावरण जिस तरह से बदल भी रहा है, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को इसका लाभ मिले। मेरा सवाल ये था कि एक जगह आपका नया चेहरा है अटेर में, इसलिए आपके लिए फायदेमंद है, एक जगह आपका पुराना चेहरा है बांधवगढ़ में, वो आपके लिए वहां इसलिए फायदेमंद है कि पुराना चेहरा। तो ये दो जगह, दो गणित मैं पूछूंगा आपसे इस बारे में कि ये कैसे। प्रभु जी, एक बात हम मान सकते हैं कि सहानुभूति का मामला है और हेमंत कटारे नया चेहरा है, उनके गुण दुर्गुण लोगों को नहीं मालूम है, और युवा चूंकि हैं तो जाहिर है कि लोगों का रुझान जो है, आजकल यंग वोटरों की संख्या बहुत ज़्यादा है, तो सीधी सी बात है कि वो उस तरफ जा सकते हैं। लेकिन जो विभा जी ने कहा कि बांधवगढ़ में जो उनकी प्रत्याशी है वो पुरानी है, वहाँ की जनपद सदस्य रही है, जिला पंचायत की सदस्य रही और लंबे समय से हैं, तो ये दो चीज़ें एक साथ कैसे हो सकती हैं? नहीं, ये ठीक है जैसा उन्होंने बोला, क्योंकि वो क्योंकि बांधवगढ़ में तो बीजेपी का नया चेहरा है। नहीं, उनको उनकी एक मर्यादा है, उन्हें कांग्रेस के इसलिए मेरा सवाल आपसे आपसे बोलना ही है, वो वहाँ उसको अच्छा बताएंगे, वहाँ उसको अच्छा बताएंगे, इसलिए मेरा आपसे सवाल है कि आप बताएं। तो इसमें जैसे विभा पटेल जी बोल रही थी, तो उनका अपना एक एंगल है, पर मैं समझता हूँ जहाँ तक बांधवगढ़ की बात है, तो जो ज्ञान सिंह जी बेटे चुनाव लड़ रहे हैं वो भी जिला पंचायत सदस्य हैं और मंडी बोर्ड का चेयरमैन भी रहे हैं वो पहले, तो वो भी एक उस फील्ड में एक जाना माना चेहरा है और वहाँ उनको लोग सब जानते हैं, उनके पिताजी का साथ, उनके पिता का उसमें साथ है। चूंकि दोनों जगह का मामला, चूंकि सरकार की प्रतिष्ठा का प्रश्न भी है, मुख्यमंत्री जी खुद दोनों जगह प्रचार करने जा रहे हैं, अटेर भी जा रहे हैं मुख्यमंत्री जी, और मुख्यमंत्री जी बांधवगढ़, मुख्यमंत्री जी तो नगर पंचायत तक चले जाते हैं। मुख्यमंत्री के चुनाव में जाने की बात इसलिए मत कहिए क्योंकि विधानसभा तो बड़ा चुनाव है, मकरोनिया जिला वो नगर पंचायत वहां तक जाते हैं। तो कांग्रेस कई बार कहती है कि कोई मने जोड़ी नहीं है, एक इतना बड़ा पहलवान छोटे से अखाड़े में पहुंच जाता है। क्योंकि मुख्यमंत्री जी एक चेहरा है, उन्होंने अपनी एक छवि बनाई है प्रदेश में, तो मुख्यमंत्री जी दोनों जगह जा रहे हैं, निश्चित तौर पर उनके चुनाव प्रचार का यहाँ जो है फर्क पड़ेगा। और जैसा कि शैलेंद्र प्रधान जी बता रहे थे कि बीजेपी का एक निचले स्तर पर कैडर है, ये बात सही है। हालांकि ये बात भी सही है कि जो निचले स्तर का कार्यकर्ता है अब वो उतना खुश फिलहाल नजर नहीं आता है जितना पहले हुआ करता था, या उसको बोलते थे कि 10 यू वो जो चलाया था बीजेपी ने, हर बूथ पर 10 कार्यकर्ता तो हैं, पर वो अब वैसे काम कर रहे होंगे इन क्षेत्रों में वैसा नजर नहीं आ पा रहा है, क्योंकि जो सोच के वो समझ जुटे थे वैसा उन्हें कुछ ऐसा दिखा नहीं है। हमारे कार्यकर्ताओं के हित नहीं हुए हैं, हाँ। इसलिए वो जो
बीजेपी का जो क्योंकि कार्यकर्ता पार्टी के लिए लड़ता था अफसरशाही सब जगह हावी है। और वो खुद काम करता था। अब चूंकि मामला सब इवेंट पर आ गया है, पहले कार्यकर्ताओं की राय से प्रत्याशी तय होते थे, अब प्रत्याशी तय करने के लिए सर्वे कराया जाता है। तो अब सारा मामला सर्वे पर डिपेंड हो गया है, इवेंट पर आ गया है। अगर कार्यकर्ताओं की भीड़ चाहिए तो उसके लिए कहा नहीं जाता कि आप सिर्फ एक रस्म अदायगी होती है कि भाई मंडल के अध्यक्ष से कह दिया गया, बाकी दूसरी टीम काम करती है लोगों को लाने का और तो ले जाने का। अगर मैं यही बता रहा था कि यदि बीजेपी को अपनी सरकार होने का फायदा मिलेगा, विकास कार्यों के गिनाने का फायदा मिलेगा, तो उसको एंटी इनकम्बेंसी का लॉस भी होगा। कहीं ना कहीं इसका भी ध्यान रखा जाएगा। भले ही वहाँ कांग्रेस के विधायक थे कटारे जी, पर सरकार तो बीजेपी की है, तो वो भी देखा जाएगा। ये स्थिति बांधवगढ़ में भी है, बिल्कुल, तो इसका भी कहीं ना कहीं हिसाब होगा। बहुत संक्षेप में प्रधान जी, हम चर्चा के आखिरी दौर में हैं। बहुत सारी बातें पक्ष में और खिलाफ हैं, लेकिन आपके अरविंद भदौरिया के बारे में ये भी कहा जाता है कि वो उन चुनाव में भी गए थे जब उमा भारती ने इलेक्शन इस्तीफा दिया था और जो उपचुनाव हुआ था इसमें कपूरचंद द्वारा जीते थे। वो ये भी माने जाते हैं कि रणनीति के मामले में वो ज़्यादा पारंगत है और ज़्यादा चाणक्य माने जाते हैं। आपको इसका भी फायदा हो सकता है क्या? निश्चित ही वो एक अच्छे कार्यकर्ता है, जमीनी कार्यकर्ता है, और दूसरा हमारी सरकार की कल्याणकारी छवि बहुत अच्छी है आपकी। हाँ, वही लोक कल्याणकारी नीतियों के कारण माननीय मुख्यमंत्री जी के बारे में आप कह रहे हैं हर चुनाव जाते हैं, वो वैसे भी जाते हैं, वो निरंतर प्रवास पे रहते हैं और उनका हर कॉन्स्टिट्यूंसी में वो है वो उनका। अकेले ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिनका मोह जनता से है, मंत्रालय से कम है। वो मंत्रालय में कम बैठते हैं, जनता के बीच ज्यादा जाते हैं। अभी भी जो उनकी यात्रा चल रही है, आप देखिए कि विधानसभा का सत्र भी बीच में जल्दी खत्म हो गया। ये उनके लिए उसमें यात्रा में शामिल होने के और भी बहुत सारे तरीके मिल जाते हैं, इसलिए वो बहुत ही माने आंदोलनकारी लीडर हैं। हाँ, जनता के हर सुख दुख में शामिल हो जाते हैं, हर दुर्घटना सुघटना में वो पहुंच जाते हैं। तो निश्चित ही एक पॉपुलर फेस है, आम आदमी का फेस है, वो मुख्यमंत्री के पद पर ये बीजेपी की ताकत भी है। लेकिन मैं विभाजी आपसे पूछना चाहता हूँ, जैसा प्रधान जी बता रहा है कि उनके पास एक पॉपुलर फेस है जो जनता से हमेशा जुड़े रहते हैं। कांग्रेस का माइनस पॉइंट ये कि उनके पास वैसा कोई चेहरा नहीं जो सर्वमान्य पूरे प्रदेश में। आपके लीडर हैं लेकिन वो अलग अलग क्षेत्रों में बटे हुए हैं, एक चीज। और जितना संवाद या संपर्क मुख्यमंत्री होने के बाद शिवराज सिंह करते हैं, आपके यहाँ लोग फुर्सत में होने के बाद भी लोगों तक नहीं पहुंच पाते। ये एक आपके यहाँ कमी है, नेगेटिव पॉइंट है या माइनस पॉइंट है, इस पर भी आपकी बात हो। देखिए, मैं ये बोलना चाहती हूँ कि ये जो बात हो रही है कि मुख्यमंत्री जी बहुत अच्छा चेहरा है, निश्चित तौर से जनता की अब अपेक्षाएं भी बहुत हो गई हैं। केवल कहने और बातें कर देने से काम बहुत है वो। मैं वही बात कर रही हूँ कि केवल कह देने और बात करने से काम नहीं होता। आज जैसे लाडली लक्ष्मी की ये लोग बहुत जोर शोर से ढिंडोरा पीटते हैं। पहले एफडी बनाई गई और आज वो एफडी वापस लेके उसका सर्टिफिकेट दे दिया गया। अब वो सर्टिफिकेट आगे मान्य होगा नहीं होगा ये किसी को नहीं पता। केवल लाडली लक्ष्मी कागजों में बना देने से काम नहीं चलता। इसी तरह से आप और योजनाएं अगर अपन उन पे बात करेंगे तो और सारी भी बात है। मेरा ये मानना है कि जिस तरह से आज जनता देख रही है, भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है वो एक बाहुबली के रूप में पोलिंग पर स्थापित हो गया है। वो देखता नहीं है कर्मचारी अधिकारियों के साथ किस तरह से दुर्व्यवहार हो रहा है। आज अगर आप आंकड़े उठाकर देखें तो कर्मचारियों की पिटाई की घटनाएं और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा पिटाई की घटनाएं जितनी रजिस्टर हुई हैं उतनी पहले के इतिहास में कभी भी नहीं हुई। तो जनता ये देख रही है कि इनका जो कार्यकर्ता है वो बाहुबली बनता जा रहा है, वो अपने आप को पूरा शहंशाह समझने लगा। तो निश्चित तौर से जो कार्यकर्ता की जो वहां पर छवि है उसका खामियाजा इन्हें भुगतना पड़ेगा। और इसके साथ साथ पूरे प्रदेश में जो अव्यवस्थाएं हैं, यदि आज आप देखें जिस तरह से पेट्रोल डीजल की बात की गई, आज क्या उसकी कीमतें बढ़ रही हैं। बिजली के हम रेटों की बात करते हैं तो पूरे देश से सबसे ज्यादा बिल हम लोग दे रहे हैं। तो ये सब जो बातें हैं जनता ये सब भी देख रही है कि केवल बातें कर देने से, केवल अपनी पीठ अपने आप थपथपा लेने से काम नहीं चलता। यथार्थ के धरातल पर काम भी करना पड़ेगा, तभी आप सही अर्थों में सफल होंगे। लेकिन इन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में कांग्रेस बहुत ज्यादा सक्रिय नहीं है। बातें बिल्कुल सही है, आपने ठीक कहा, लेकिन जो जनता को लगना चाहिए कि आखिर हमारे दुख में कोई लोग भी शामिल है, उसमें कांग्रेस के नंबर थोड़े से कम है। आपकी अंतिम टिप्पणी, समय हमारा समाप्त हो रहा है। मैं इस बात से आपकी बात से सहमत हूँ। बीजेपी रूलिंग पार्टी है सरकार में, फिर भी बीजेपी का संगठन लगातार सक्रिय रहता है, जनता के बीच जाता है, उनके कार्यक्रम होते हैं। कांग्रेस में अभी तक वैसी स्थिति कोई दिखाई नहीं देती है। कभी कभी कोई कार्यक्रम होते हैं तो उसमें भी दरार नजर आती है। अब दोनों लोगों के अपने अपने दावे हैं। भाजपा का अपना दावा है दोनों उपचुनाव को लेकर के, कांग्रेस का अपना दावा है। अंतिम फैसला जो है जनता करेगी। 13 तारीख को इसका रिजल्ट आएगा, तब पता चलेगा कि सही स्थिति इसकी क्या बनती है। बिल्कुल। और कैसे क्या होता है। अभी तो हमारे अनुमान के घोड़े जो हम दौड़ा रहे हैं, दोनों लोग लगे हुए हैं। बिल्कुल।
तो आपने चर्चा में हिस्सा लिया, तीनों का बहुत बहुत साधुवाद। हम अपने दर्शकों को बता दें कि चुनाव के पहले अक्सर ये चर्चाएं भी होती है, अखबारों में खबरें भी छपती हैं और दावे प्रतिदावे भी होते हैं, लेकिन चुनाव के नतीजे क्या आ सकते हैं ये तो 9 अप्रैल के बाद जब मतदान हो चुका होगा और 13 अप्रैल को जब नतीजे आएंगे। लेकिन अभी जो अनुमान है वो ये है कि मामला कांटे का हो सकता है, क्योंकि दोनों जगह प्रत्याशियों की जो मामले हैं प्लस माइनस अपनी अपनी जगह है, कहीं कांग्रेस प्लस में तो कहीं बीजेपी प्लस में। लेकिन अब जनता तय करेगी कि वो सरकार के साथ जाती है या सरकार के खिलाफ वोट करके प्रतिपक्ष को मदद करती है। IND एजेंडा में आज सिर्फ इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND 24।